31 पदबंध, उपवाक्य एवं वाक्य भेद। पदबंध, स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूह को शब्द की संज्ञा दी जाती है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त उसके अनुशासित व व्यवहारिक रूप पद कहलाते हैं। इन पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। इसी तरह वाक्य में कोई एक व्याकरणिक कार्य को सार्थकता प्रदान करने वाले एकाधिक पदों के समूह पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण, पड़ोस में रहने वाला राम गिर गया। वह लड़का अत्यंत मेधावी, सुशील और सुंदर है। नदी बहती चली आ रही है। कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द कई पदों के योग से बने हैं। ये अनेक पद एक ही पद का काम कर रहे हैं। पड़ोस में रहने वाला राम में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद संज्ञा या कर्ता का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी कई पद मिलकर एक पद का काम कर रहे हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला, संज्ञा पदबंध। दूसरा, सर्वनाम पदबंध। तीसरा, विशेषण पदबंध। चौथा, क्रिया पदबंध। पांचवा, क्रिया विशेषण। अव्यय पदबंध। पहला, संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे, मेरा मुंबई वाला मित्र काम आ रहा है। पड़ोस में रहने वाला दीपक छत से गिर गया। सामने के मकान में रहने वाला आदमी मेरा मित्र है। लकड़ी से बनी अलमारी से पुस्तक लाओ। परिश्रम करने वाला छात्र कक्षा में प्रथम आया। दूसरा, सर्वनाम पदबंध। जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का काम करते हैं, वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे, आपके साथियों में से कोई वक्त पर नहीं पहुंचा। दीन दुखियों पर असाधारण दया दिखाने वाले आप वास्तव में पूजनीय हैं। हमेशा प्रसन्न रहने वाले तुम उदास क्यों हो? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? बिल्ली को देखकर भागने वाले तुम बहुत डरपोक हो। तीसरा, विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। विशेषण पदबंध में एक विशेषण शीर्ष पद में स्थित होता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। जैसे, शेर की तरह दहाड़ने वाला वह आज चुप हो गया। वह बहुत कलात्मक व सुंदर चित्र बनाता है। सड़ा हुआ आम उठाकर फेंक दो। काले रंग की बड़ी कमीज कल ले आना। विदेश की प्रशंसा करने वाले तुम भारतीय कैसे हुए? चौथा, क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहां क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं, वहां क्रिया पदबंध होता है। जैसे, वह खाकर सो रहा है। मैं इस पर्वत पर चढ़ सकता हूँ। मिठाई के लिए बच्चे दौड़े चले आ रहे हैं। नानी कहानी सुनाती रहती है। उसने खाना खा लिया है। पांचवा, क्रिया विशेषण पदबंध। अव्यय पदबंध। क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे, गाड़ी समय से पहले आ गई। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। वह अध्यापक की बात पूर्ण एकाग्रता के साथ सुन रहा था। वह पहले की अपेक्षा अधिक बोलता है। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। शब्द, पद और पदबंध में अंतर। शब्द, वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि जो एक या अनेक वर्णों के समूह के माध्यम से प्रकट होकर किसी भाव या अर्थ का संकेत करे, शब्द कहलाती है। जैसे, हम, सब, गगन, कमल, खरगोश आदि। पद,
सामान्यतः शब्द ही पद है, लेकिन शब्द और पद में भेद है। शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वह शब्द रहता है, और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर वह पद बन जाता है। इसलिए वाक्य को पद समूह भी कहा जाता है। पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। उपवाक्य, उपवाक्य के दो भेद हैं। पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। पहला प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, यह किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है। दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ की, यदि, क्योंकि, जो, जिसे आदि से किया जाता है। मिश्र वाक्य का यदि सरल वाक्य में रूपांतरण किया जाए तो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के अंतर को सरलता से समझा जा सकता है। मिश्र वाक्य, वह समय से जागता तो ट्रेन पकड़ लेता। सरल वाक्य, समय से जागने पर वह ट्रेन पकड़ लेता। उपर्युक्त वाक्य में समय से जागता क्रिया रूपांतरित हो गई है, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है, जबकि ट्रेन पकड़ लेता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यह प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्यों के भेद। सामान्यतः आश्रित उपवाक्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 आधारों पर किया जाता है: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला संज्ञा उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य के किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म अथवा पूरक के बदले होता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यह संज्ञा उपवाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़ा रहता है। इसका प्रयोग निम्न रूपों में होता है। पहला कर्ता की भांति प्रयोग। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया का कर्ता होता है। जैसे गुरुजी ने कहा कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। प्रतीत होता है कि कुछ ही वर्षों में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन अंश अपना काम स्वयं करना चाहिए तथा कुछ ही वर्षों में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे संज्ञा उपवाक्य है। ये सभी क्रमशः गुरुजी ने कहा प्रतीत होता है क्रिया के कर्ता है। दूसरा कर्म की भांति प्रयोग। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया का कर्म होता है। जैसे अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी गोल है। माताजी की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन अंश पृथ्वी गोल है, बेटा इंजीनियर बने तथा हम लड़ाई नहीं चाहते संज्ञा उपवाक्य हैं। ये सभी क्रमशः अध्यापक ने बताया, माताजी की इच्छा थी तथा राम ने कहा क्रिया के कर्म हैं। तीसरा पूरक की भांति प्रयोग। इसमें आश्रित उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया के पूरक के रूप में होता है। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा। छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। इनसे पूछिए कि ये कौन है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन अंश मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा, परिश्रम करना कठिन है तथा ये कौन है संज्ञा उपवाक्य हैं। ये सभी क्रमशः मेरा दृढ़ विश्वास है, छात्र जानता है तथा इनसे पूछिए क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। प्रायः विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम जो और इसके विभिन्न रूपों जिसने, जिन्होंने, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिनका, जिन पर आदि से प्रारंभ होते हैं। जैसे यह वही आदमी है जो
कल मुझे मिला था। मेरे पास एक कमीज है जो बहुत सुंदर है। बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन अंश जो कल मुझे मिला था, जो बहुत सुंदर है तथा जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया है, आश्रित उपवाक्य हैं। ये क्रमशः आदमी, कमीज व महापुरुष की विशेषता बता रहे हैं। अंततः ये विशेषण उपवाक्य है। तीसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, जैसा तुम बोलते हो वैसा अन्य कोई नहीं बोलता। मैं उतना नहीं खा सकता जितना तुम खा सकते हो। जब मैं स्कूल पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया विशेषण उपवाक्य है जो क्रमशः क्रिया की रीति, परिमाण, स्थान व समय की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वाक्य भेद। वाक्यों का वर्गीकरण सामान्यतः निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। क, विधिवाचक वाक्य। ख, निषेधवाचक वाक्य। ग, प्रश्नवाचक वाक्य। घ, विस्मयादिवाचक वाक्य। ण, आज्ञावाचक वाक्य। च, इच्छावाचक वाक्य। छ, संदेहवाचक वाक्य। ज, संकेतवाचक वाक्य। का, विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य विधान होता है, वे विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, रमेश पढ़ रहा है, सविता पत्र लिखती है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, आरती पुस्तक पढ़ रही है, बुढ़ापे में मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है, बालक मैदान में खेल रहे हैं। ख, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में निषेध अथवा नकारात्मकता होती है, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, मैं आज खाना ना खा सकूंगा, मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता, वह पढ़ना नहीं जानता है, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, राधा की तबीयत अच्छी नहीं है, उसे मत जाने दो। ग, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, क्या तुम मेरे पास आओगे? तुम्हारा नाम क्या है? माँ किसे आवाज दे रही है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? मेरी पुस्तक तुमने कहाँ रखी है? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? घ, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं, वे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, वाह कितना सुंदर नजारा है, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, छी इतनी गंदगी, अच्छा तुम भी वहां जा रहे हो। यह कैसे हो सकता है? ण, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, तुम अब जा सकते हो, यहाँ बैठ जाओ, मुझे खाना दो, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कल सुबह जल्दी आना है, चुप बैठो, बातें मत करो। च, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा या आशा के भाव प्रकट हो, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, चलो चलकर खाना खा लें, भगवान करे मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊं, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं, तुम जीवन भर प्रगति की राह पर चलते रहो, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे, तुम्हें नव वर्ष मंगलमय हो।
संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना की झलक मिलती है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद रवि कल आएगा, लगता है वर्षा होने वाली है, संभवतः इस बार मैं कक्षा में प्रथम आऊं, क्रिकेट मैच ना जाने कौन जीतेगा, कमल मुझे भूल चुका होगा, उसका आना मुश्किल होगा। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है या संकेत करती है वे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, यदि माला आएगी तो राधा भी चलेगी, तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, दूसरों का अच्छा सोचो तो तुम्हारा भी अच्छा होगा, यदि मामा जी आएंगे तो मिठाई अवश्य लाएंगे, आप चलते तो काम अवश्य हो जाता। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रवि फूल तोड़ रहा है, कमल ने खाना खाया और सो गया। गांधी जी ने कहा कि हमें सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों की संरचना पर ध्यान दें। प्रथम वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। शेष दोनों वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई है। अतः संरचना की दृष्टि से इन तीनों वाक्यों में भेद है। रचना की इसी विभिन्नता के आधार पर वाक्य के तीन भेद माने गए हैं। क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य। क सरल वाक्य। मालती खाना खा रही है, पराग पुस्तक पढ़ रहा है, माताजी बाजार जा रही है। उपर्युक्त वाक्यों में मालती, पराग तथा माताजी उद्देश्य हैं तथा खाना खा रही है, पुस्तक पढ़ रहा है तथा बाजार जा रही है विधेय हैं। इन वाक्यों में केवल एक ही कर्ता है तथा उनकी क्रिया भी एक ही है, अतः ये साधारण वाक्य हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, वे सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। ख संयुक्त वाक्य। माँ खाना बना रही है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मैंने दिनेश को खाना दिया लेकिन उसने खाना नहीं खाया। सुबोध पढ़ना नहीं चाह रहा था लेकिन उसने बहाना बना दिया। उपर्युक्त वाक्यों में दो समान वाक्य क्रमशः और, लेकिन तथा इसलिए योजक द्वारा जुड़े हुए हैं। पहले वाक्य में माँ खाना बना रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये दो वाक्य और योजक द्वारा जुड़े हुए हैं। दूसरे वाक्य में मैंने दिनेश को खाना दिया, उसने खाना नहीं खाया, ये दो वाक्य लेकिन योजक से जुड़े हुए हैं। तथा तीसरे वाक्य में सुबोध पढ़ना नहीं चाह रहा था, उसने बहाना बना दिया, ये दो वाक्य इसलिए योजक से जुड़े हुए हैं। दो वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़कर बनाया गया वाक्य ही संयुक्त वाक्य कहलाता है। ग मिश्रित या मिश्र वाक्य। अध्यापक ने बताया कि कल छुट्टी है, मैंने उस लड़के से बात करना छोड़ दिया है जिसने तुम्हें गाली दी थी, तुम भी उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया है। उपर्युक्त वाक्यों में अध्यापक ने बताया, मैंने उस लड़के से बात करना छोड़ दिया है तथा तुम भी उधर चले जाओ, ये सभी प्रधान उपवाक्य हैं। जबकि कल छुट्टी है, तुम्हें गाली दी थी तथा तुम्हारा भाई गया है, ये सभी आश्रित उपवाक्य हैं, अतः ये मिश्रित वाक्य हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं।